नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेसिकली है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपने या तो दिल्ली में जाके या फिर टीवी पे तो ये झलक आपने देखी ही होंगी। दिस इज रिपब्लिक डे परेड। तो या आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड वन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे प्रिपेयर किया गया था। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको हमारे जो हेरिटेज है और जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। की फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। एंड व्हाई इज इट स्टिल रिलेवेंट, और आज के टाइम पे भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिलेवेंट क्यों है, इवन दो इट वॉज रिटन मोर देन 70 years ago। जबकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 70 साल पहले लिखा था और आज भी जो है ये क्या है, रिलेवेंट है, इट्स नॉट आउटडेटेड, है ना। तो ये सब कैसे है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। चलो, तो रिपब्लिक डे जो है उसके बारे में बताया गया है। रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस वेरी डे। ओके, ये आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसकी एक फ़ोटो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल बुक थी ना हमारी, उसकी एक फ़ोटो है। ये एक ऐसे ग्लास में बंद करके प्रिजर्व करके रखी गई है और इस ग्लास में जो है हीलियम गैस भरी हुई है। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करती है पेपर के साथ, पेपर और इंक के साथ, और इसलिए ये जो है इतने लंबे टाइम तक एज इट इज़ है। तो सिक्स्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और उसमें हमें पता लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट होता है दैट लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ द नेशन, जो कि नेशन के लिए बेसिक प्रिंसिपल और लॉज जो है उसमें लिखे होते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसको कि जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल होते हैं हमारे कंट्री के वो प्लेज टू अपहोल्ड, शपथ लेते हैं। और जैसे प्रेसिडेंट जो है किस चीज़ की ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। ओके, एंड बिलीव मी, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन इन यूपीएससी 2017 और 2018 समथिंग। दिस वाज द क्वेश्चन देयर कि अब हु प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये क्या है, और जज जो होते हैं वो हमारे किस चीज़ की शपथ लेते हैं? प्रोमिस टू फॉलो इट्स प्रोविजंस। प्रोविजंस जो इसमें लिखे हुए हैं कि इनको कैसे कैसे इनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब को जो है फुलफिल करेंगे प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जजेस, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि नेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज हैं उनको बताते हैं। ठीक है, बताता है ये डॉक्यूमेंट, इसमें ये लिखे होते हैं। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है जो तीन ऑर्गन हमने देखे थे गवर्नमेंट का, हमने देखा था ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड देन देयर इज जुडिशरी। ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो हैं इनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ठीक है, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस, ये तीनों ऑर्गन जो हैं गवर्नमेंट के, देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए या यहाँ पे, तो ये इस पे चेक एंड बैलेंस रखेगा, ये इस पे, ये हम है ना डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दिस इज जस्ट ए स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं है। विल बी लर्निंग मोर अबाउट इट। ओके, ओके। तो चलिए, तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो भी इसमें लिखे होते हैं कि आप कैसे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। किस लिए? टू एंश्योर फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये सब मेंटेन करने के लिए। तीसरी चीज़ है क्या, और क्या लिखा होता है?
और लिखा होता है भैया राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स के देखा था ना हमने, फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्ट नंबर 3 में, इक्वालिटी के लिए, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए, एंड देन स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, रिलीजियस राइट होते हैं हमारे, है ना, वो सब हमने देखा। तो वो क्या है, वो राइट्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है एक आउटलाइन देता है हमें लॉन्ग टर्म गोल्स की, एक कंट्री की क्या लॉन्ग टर्म, हमने विजन 2047 है ना, क्या है ये, लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म गोल है हमारी कंट्री का। और एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन कि ये लॉन्ग टर्म गोल जो होता है ये किस लिए, क्या अचीव करने के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं, ठीक है। जैसे आपने डीपीएसपी के बारे में सुना होगा। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आती हैं, तो इसमें बताया गया है कि आप किस तरीके के लॉ लेके आ सकते हो, किस टाइप की पॉलिसीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, गाइड है, गाइडेंस देता है ये रूलिंग गवर्नमेंट्स को, ओके। चलो तो ये किस लिए ज़रूरी है बेसिकली, तो ये एक एग्जांपल से समझा रखा है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कुछ है कि भैया दो स्कूल हैं, एक आपका स्कूल है स्कूल ए, और एक दूसरा स्कूल है स्कूल बी। आई एम सो सॉरी। तो स्कूल ए और स्कूल बी जो है, एक टूर्नामेंट हो रहा होता है, फाइनल टूर्नामेंट होता है, और कबड्डी के खेल के लिए हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो स्कूल ए है ये आपका है, और स्कूल बी है कोई स्कूल, वो एक हैट्रिक जो है बनाने वाला है, तीसरी बार जीत के, 2 बार वो ऑलरेडी जीत चुका है फाइनल टूर्नामेंट में। तो आई एम सो सॉरी। तो अभी होता क्या है कि आपका इनसे कंपटीशन है, आपकी टीम जाती है वहाँ पे खेलने के लिए, और खेल स्टार्ट होता है। तो अपने अपने एरिया बटे होते हैं, इस टीम के प्लेयर को जाके वहाँ पे क्या टच करके और वापस आना होता है ना, यहाँ पे ये लाइन होती है। तो क्या होता है कि आपकी प्लेयर की, आपके स्कूल की जो प्लेयर थी, एक इस टीम की प्लेयर, ए स्कूल और बी स्कूल, तो आपकी साइड की प्लेयर जाती है, इसको टच करके आती है, और मतलब इसको बेसिकली आउट कर देती है। लेकिन ये जो होते हैं ये बोलते हैं मैं तो आउट ही नहीं हूँ, मैं तो आउट ही नहीं हूँ, क्योंकि इसने तो जो है वो अपने एरिया से बाहर निकल गई थी, है ना। कबड्डी के रूल, इनफैक्ट क्या कबड्डी, हर हर कोई भी गेम होता है उसकी एक रूल बुक होती है ना, तो वो बोलते मैं आउट नहीं हूँ। तो यहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब वो जाते हैं रेफरी के पास कि भैया बताओ आउट है या नहीं है। अब रेफरी क्या करती है, रेफरी एक ऑफिशियल रूल बुक निकालती है, और उसमें से रूल्स पढ़ के सुनाती है कि देखो ये रूल हैं, तो इस हिसाब से मैडम आप आउट हो, है ना। तो फिर इसको आउट मान लिया जाता है। अब ये ऑफिशियल रूल बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए मान लिया गया। अगर यहाँ पे ये रूल बुक नहीं होती, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो क्या सिर्फ रेफरी के बेसिस पे रेफरी अगर बोल देती तो क्या माना जाता। तो मतलब ये वाली चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट है, ओके। चलो, तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्यों ही मान लिया, अगर वहाँ पे अगर कोई ऑफिशियल बुक नहीं होती, और रेफरी अगर आपके किसी भी टीम के कैप्टन को बोल रहे होते, तो कौन एग्री करता उससे, देर इज नो श्योरिटी कि भैया लोग उससे जो है अग्री कर जाते डिसीजन से, है ना। और व्हाट माइट हैपन इफ द टीम कैप्टन डिड नॉट अग्री टू रेफर टू द रूल बुक एट ऑल। और अगर वो कैप्टन जो थी उस टीम की बोल देते कि भैया हम नहीं मान रहे इस बुक को, तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। जो रूल बुक है वो किस लिए है, वो इसीलिए है, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, वो हर किसी के लिए मान्य है, आपको मानने ही पड़ेंगे, है ना। तो रूल बुक से जो रूल आ गया, जो रूल पढ़ के सुना दिया गया, उसके बाद तो सब बंद हो गए कि ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है मेरा क्या इंटरेस्ट है, इट्स अबाउट रूल्स ओनली, राइट। तो जैसे इनका एक प्रॉब्लम सोल्व हो गया, वैसे ही अब एक कंट्री में, एक नेशन में, उसको उसके क्या रूल्स होंगे, कैसे जो है एक कंट्री को चलाया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, तो वो सारे जो रूल्स लिखे होते हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में होते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या फिर कोई भी इशू आता है, तो वी रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, वहाँ से हमें सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक द रूल बुक ओनली फॉर द कंट्री।
अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बुक है, टेक्स्ट बुक जैसे है, तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और आज के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं एंड 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। और माइंड यू, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फैक्ट टू रिमेंबर है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन भी दो टाइप के होते हैं ना, रूल बुक। आप देखेंगे ब्रिटेन के केस में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया के केस में है, ठीक है, यूएसए के केस में है। लेकिन हमारा जो है, जो लिखा हुआ है, वो सबसे बड़ा है दुनिया का, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तभी से इतना है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ 22 पार्ट थे और 8 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। अब ये 3 पार्ट और कौन से ऐड हुए और 4 स्केड्यूल कौन से ऐड हुए, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि 22 पार्ट और 8 स्केड्यूल थे जब 1950 में जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स। और अभी जो है 25 पार्ट्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, ओके। चलो, तो बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या क्या लिखा होता है कि भैया किस टाइप की गवर्नमेंट हमें चाहिए है, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी। टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने देखे थे ना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप थी, एंड देन देर इज व्हाट एल्स, मोनार्की थी, डेमोक्रेसी थी, है ना, ये सब थे हमने देखे थे। थियोक्रेसी थी, ये देखे थे हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन से टाइप की गवर्नमेंट हमारे कंट्री में होगी, है ना, और ये गवर्नमेंट बनेगी कैसे और ये फंक्शन कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, ये कैसे वर्क करेंगी, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके क्या काम होंगे, कैसे करेंगे, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा होता है कि स्टेट की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आइडियल्स हैं जो कि स्टेट को कमिट करना है उनसे। मतलब स्टेट बेसिकली गवर्नमेंट, द गवर्निंग पार्टी, द गवर्निंग, बेसिकली द गवर्नमेंट, द पीपल हु आर गवर्निंग द कंट्री, उनको कौन सी वैल्यूज़ और आइडियल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी, प्लूरलिज्म, फ्रीडम, ये सारे क्या हैं, ये आपके आइडियल्स हैं और वैल्यूज़ हैं। इनको आपको फॉलो करना ही है, इनके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और वैल्यूज एंड आइडियल्स दैट यूजुअली फॉर्म द बेसिस फॉर द लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं वैल्यूज और आइडियल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ब्रीफ में देखते हैं क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैल्यूज़ एंड आइडियल्स ऑफ सोसाइटी बताता है, हमें पॉलिटिकल सिस्टम देता है कैसा होना चाहिए, राइट एंड ड्यूटीज़ बताता है सिटीजन्स की, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हमें पता लगती है कॉन्स्टिट्यूशन से, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नमेंट होता है हमारे डीपीएसपी, है ना। और फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये हमें बताता है, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देख लेते हैं कब लिखा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा गया था, भैया हम क्या कर रहे थे, हम ब्रिटिशर से आज़ादी की मांग कर रहे थे कि हमें आज़ादी दो। अब आज़ादी ले तो लेंगे हम, लेकिन ब्रिटिशर्स का अपना एक रूल था जिस तरीके से वो हमें चलाते थे, और वो हमने देख भी लिया था, है ना। तो हमें लग रहा था कि हमें भी एक, हमें प्लान करना चाहिए कि जब ये हमें छोड़ के चले जाएंगे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो हम कैसे रूल करेंगे, कैसे गवर्न करेंगे हम अपने आप को, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मतलब ज़रूरी था क्योंकि कल्चरली इतना डाइवर्स था हमारा कंट्री, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स था। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि हमें चाहिए है, हमें बहुत पहले ज़रूरी है कि हम देख लें कि हम अपने आप को गवर्न कैसे करेंगे, ओके। किस टाइप की गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, राइट टू वोट किसको मिलना चाहिए, और अगर डिस्प्यूट्स आते हैं बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटल फीचर जो भी हमारा कंट्री होल्ड कर रहा है, तो हम कैसे इनको जो है रिजोल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को, ठीक है। तो उसी के लिए जो है पहले क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है। 1946 में क्या बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई।
इस असेंबली का क्या काम था? इस असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, अब ये असेंबली जो है 46 में बनाई गई थी। स्टार्टिंग में इसमें 389 मेंबर्स थे। क्या थे? 389 मेंबर्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने बोला कि हम लेंगे अलग कंट्री, है ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे, है ना, कांग्रेस मेजरली। ये 1885, ये आपकी 1906 में बनी थी, है ना, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने बोल दिया था कि भैया हमें चाहिए है पाकिस्तान अलग से। तो उनकी डिमांड आने के बाद जब हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो जो है ये लोग भी बट गए थे, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग के थे, वो चले गए थे। तो लास्ट में जो, अगर हम इंडिया की तरफ से देखते हैं तो 299 मेंबर थे। ओके, और जिसमें से 15 जो हैं कौन थे? दीज 15 वर आउट ऑफ 389। कौन थी? विमेन थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में विमेन का कोई पार्टिसिपेशन था, तो हाँ जी था। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग डाइवर्स रीजन्स की, प्रोफेशंस की और सोशल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन था। इट वाजंट लाइक कि केवल एक ही रीजन से बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, या फिर एक ही प्रोफेशन से, या फिर एक ही सोशल ग्रुप से। हालांकि इस पे तो क्वेश्चन उठता है बहुत बार, है ना। हम जब पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म तो उसमें आप देखेंगे प्रोफेशन पे तो बात आती है बहुत। इस पे तो डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि इसमें इतना, मतलब बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, और मोस्टली इसमें जो है लॉयर्स भरे हुए थे, है ना। तो ये लॉयर्स का है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, आम लोगों के बस की बात नहीं है इसको समझना। तो विल सी अबाउट इट, जब क्रिटिसिज्म हम देखेंगे ना तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो ऑलमोस्ट 3 साल लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, है ना। 1946 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो है 1949 में जाके तैयार हुआ। ठीक है, तो 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल में जो ये बना था। तो 9 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर 46 का क्या मतलब है? कांग्रेस के सेशन जो हैं, कांग्रेस हर साल जब से बनी थी, है ना, 1885 में कांग्रेस बनी थी। तो हर साल जो है दिसंबर में उनके सेशंस लगते थे। क्या लगते थे? सेशंस लगते थे। ठीक है, इनका बेसिकली काम क्या था? कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस का काम था कि भैया हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, है ना, हमारे देश में जो भी गड़बड़ियाँ चल रही थी। तो ये अंग्रेजों को बताते थे कि, मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन सी थी ये, है ना। बाद में आके पार्टी बनी है। बाद में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ने स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बताती थी कि हमारे लोगों को ये चाहिए, ये रिफॉर्म आप लेके आओ। ठीक है, तो ये हर साल जो है दिसंबर में मिलते थे। तो ऐसे ही 46 में जब ये मिले थे तो इन्होंने डिसाइड किया था। और ये जो सेशन है ये 3-4 दिन के लिए चलता था, जैसे 9 से लेके 13 तक, है ना। तो ये दिसंबर में यूजुअली मिलते थे। तो जो 46 का जो सेशन था उसमें ये मिले, और इन्होंने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन गई है, और ये उसके मेंबर होंगे। ठीक है, ओके। और जो ये मेंबर इसमें जो इलेक्ट किए गए थे, जो लिए गए थे इसमें मेंबर, ये कहाँ से थे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस। अब मैंने बोला ना कि 85 में तो ये बने थे, चलो, है ना। लेकिन जो इन्होंने इलेक्शन लड़ने भी जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर थे आपके उस टाइम पे, उनमें से ही जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को कौन चूज करेगा? पीपल चूज करेंगे, है ना। लोगों ने आज इसका मतलब हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस का मतलब है आज के टाइम के आपके एमएलए। एमएलए को आप चूज करके भेजते हो ना, उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं, है ना। अगर समझ में आ रहा हो ये वाली चीज़ तो ठीक है, अदरवाइज फिर अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दो होते हैं, इनको आप डायरेक्टली चूज करते हो डायरेक्ट इलेक्शन से। राज्यसभा के जो होते हैं उनको एमएलए चूज करते हैं। ओके, और इसीलिए लोकसभा जो है इसके पास ज़्यादा पावर होती है, मनी बिल वगैरह में भी आप देखेंगे। और जो राज्यसभा होती है इसके पास कम पावर होती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनको एमएलए चूज करते हैं। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसा ही हुआ था कि जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस थे, मतलब जो ये एमएलए थे उस टाइप के, उन्होंने जो है क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चूज किया था। ठीक है,
और उस टाइम पे जो आपके चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भी एक फैक्ट टू रिमेंबर है, आपको याद रखना चाहिए। आपका क्वेश्चन बन सकता है अगर आप कंपटीटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद वाज द गाय हु हेडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया था। और हमने अडोप्ट कब किया था इसको? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसका भी क्या रहस्य है कि हमने जब बन गया था उसी टाइम पे क्यों नहीं भैया इसको अडोप्ट कर लिया? 26 जनवरी 1950 में क्यों किया? तो आप फाइनली, हाँ चलो आप बताओ, हम मैं बाद में डिस्कस करूंगी इसका जवाब। आप अगर अपने एंड से ढूंढ सकते हो इसका जवाब तो आप मेरे को बताइए कि अगर 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था और 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे अगस्त में, तो हमने और 1950 का वेट क्यों किया इसको इनेक्ट करने के लिए? ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद जो है, और इसी दिन को 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमने 100% जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया था, फोर्स में आ गया था 100% कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन को ही हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, और ये 100% की भी कहानी है क्योंकि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है 1950 से पहले इनेक्ट हो चुका था, कुछ प्रोविजंस। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनिशियल टेक्स्ट था उसको किसने, ड्राफ्ट बनते हैं ना, पहले ड्राफ्ट बनाते हैं आप, है ना? ड्राफ्ट मतलब रफ रफ स्केच, स्केच नहीं, रफ चीज़ें आप जो भी बनाते हैं पहली दूसरी, फिर बाद में जाके वो फाइनल होते हैं ना। तो इनिशियल जो टेक्स्ट आपका लिखा गया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, और उसके चेयरपर्सन कौन थे? उसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर साहब। ठीक है, और बाद में जाके ये एक एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, आपने देखा होगा कास्टिज्म को ख़त्म करने की ये गुहार लगाते थे, और इन्होंने जो है राइट टू इक्वालिटी DPSP में और बहुत सारी जगह फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब बहुत सारी जगह इन्होंने जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि जो है इक्वालिटी इंश्योर की जाए और किसी के साथ क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इसके अलावा जो हैं, ये जब इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया तो फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी ये बने थे। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे थे ये, PhD वगैरह इन्होंने कर रखी थी। ही इज़ द गाय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, और ये पूरी जो है ये क्या है, ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं ये सारे, ये हैं आपके चेयरपर्सन। चलें, अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो है शेप कैसे मिली, कैसे अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए हैं? तो पहली चीज़ थी कि एक्सपीरियंस, जो भी लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके जो अपने एक्सपीरियंस थे, उनके आइडिया थे, इंडियन फ्रीडम मोमेंट के दौरान जो पर्सनालिटीज़ लड़ रहे थे तो उनके अपने एक्सपीरियंस थे। इसके अलावा क्या था कि भैया हमारी हेरिटेज और कल्चरल जो वैल्यूज़ थी उनको, उनका भी एक की रोल है। इसके अलावा क्या था कि हमने दूसरे कंट्रीज से भी क्या था सीखी थी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले वाली चीज़ कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो लीडर्स लड़ रहे थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उनके लिए जो उनके एक्सपीरियंस थे, उनके आइडियाज़ थे, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने जो जो चीज़ें देखी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो वो काम आई, उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे इक्वलिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, हमें जस्टिस मिलता ही नहीं था, है ना? फ्रीडम चाहिए हमें, आज़ादी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, है ना? यूनिटी की बात करते थे ये, तभी अंग्रेजों से लड़ पाए ना। और इसके अलावा जो हमारा इंडिया का कल्चर है, हेरिटेज है, उसको भी हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, चलो, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ऐसे सब लोग बैठ के एक साथ जो है ये डिस्कस और डिबेट करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वन कंट्री का जो आइडिया एम्बेडेड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस, है ना? हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, देयर शुड बी एक्सेप्टेंस। नेचर जो है वो सैक्रेड है, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखने को मिलेगा, इसके बारे में लिख रखा है, ये हमारी ड्यूटी है।
Okay, pursuit of learning and knowledge, respect women, the concept of vasudeva kutumbakam, the world is one family, है ना, सर्वे भावंतु सुखेन, मतलब हर क्रिएचर, वेलबींग ऑफ ऑल क्रिएचर के बारे में हम सोचते हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, ये हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है वहां से हमने लिया है। इसके बाद जो है जो सिविलाइजेशन के थे ना, और ये सारे यहाँ कहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने जो है ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। उसके अलावा हमने जो है दुनिया के दूर दराज देशों से, जो उनके ऑलरेडी जिनके कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, वहाँ से भी हमने जो है क्या लिया था, बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो कर रखी हैं। ठीक है, तो फ्रांस, यूएस, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग कंट्रीज से, साउथ अफ्रीका से भी हमने क्या ले रखे हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ से उठा रखी हैं जो भी हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ठीक लगी। इट इज़ नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट, इट इज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे और कितनी ठीक है उस हिसाब से ले रखा हमने। ओके, तो जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जो कि आया था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 में, जो इन्होंने ये इम्बाइब किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आइडिया ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, जो है हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का आइडिया लिया है। ठीक है, ओके, इसके अलावा कनाडा से वो बाकी हम बाकी भी सोर्सेज हमारे वो पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, कनाडा से हमने क्या लिया है, सेंटर जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि गवर्नर हम जो अपॉइंट करते हैं वो हम सेंटर करते हैं ना, तो ये आइडिया हमने कहाँ से ले रखा है, कनाडा से ले रखा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरलिज्म। तो ये देखिए, ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो फोटोज आपको दिखा रखी हैं। ये एक एंशंट गुरुकुल का सीन है, ये गुरुकुल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रामायण का एक पार्ट है, जब राम ने जो है कॉन्क्वेस्ट किया था किसको, श्रीलंका को। ठीक है, ये महाभारत का सीन भी उसमें ले रखा है। ठीक है, और ये कोई ओरिसन मतलब ओडिया कोई स्क्रिप्चर है रीजनल, तो उसका लिया था। ये आपकी नटराज की मूर्ति है, इसको भी हमने जो है, मूर्ति है वैसे तो, लेकिन इसकी तस्वीर हमने इसमें ले रखी है। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं, ये हमने जो है अपने एंशियंट इंडिया से अब तक का जो है सारा सार, जितना भी अच्छा हो सकता है हमारी पॉपुलेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो इम्बाइब कर रखी हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें रामायण महाभारत जैसे एपिक से, ये आपका मुगल दरबार से भी आर्किटेक्चर, ये भी आपका जो इम्बाइब है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपका नालंदा, एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा जो है, उसकी भी तस्वीर हमने ले रखी है। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यस, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर being here, and yeah, take care, bye bye।